Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZECC 101. We have been learning about the English grammar, and in the English grammar we have learned many topics, and our today's topic is the passive voice. We have learned the active voice of the tenses, and today we will learn about the passive voice. हमने इंग्लिश के अंदर बहुत सारे टॉपिक सीखे हैं, उनमें टेंसेस सीखा है, टेंस ऑफ टू बी सीखा है, टेंसेस एक्शनफुल सीखे हैं, टेंसेस नॉन एक्शन सीखे हैं, यूजेस ऑफ द नाउन्स इन डिफरेंट पैटर्न सीखे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं कि पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, पैसिव वॉइस का पैटर्न और मेथड क्या है, ऐसे कौन से तरीके हैं जहां पर पैसिव वॉइस इस्तेमाल करके आसानी से बंदा कम्युनिकेट कर सकता है। So let's get started. ZEC English Crash Course. Today's topic is passive voice. Passive voice. Already जो लफ्ज है passive voice ये खुद ही बता रहा है कि इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि passive voice क्यों इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं कि हम पैसिव वॉइस को क्यों इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस को यूज करने के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनका लोगों को ना स्टूडेंट्स को पता है ना ही टीचर्स हजरात को पता है। बहुत सारे टीचर्स हजरात जानते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिनको पैसिव वॉइस का एग्जैक्ट यूजेज पता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं लेकिन उनको एग्जैक्ट यूजेज पता नहीं है। आइए देखते हैं कि पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल किया जाता है। Why do we use passive voice? Look at the board. Definition. हम पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल करते हैं? Definition number one. Number one, we use passive voice. We use passive voice. हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं when we do not have the doer of an action. The doer of an action. जब काम के करने वाले का पता नहीं होता। We use passive voice when we do not have the doer of an action. जब काम के करने वाले का पता नहीं होता हम तब passive voice इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, for example, गजा में मासूम लोगों को मारा जाता है। Innocent people are killed in Gaza. In Palestine, there are many innocent people. They are killed in Palestine with the brutality of the Israeli government. यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो हमने नंबर 1 लिखा है कि we use passive voice when we do not have the doer of an action. काम का करने वाला कौन है? Hidden है। Exactly जो किलर है हमें उसका पता नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर देने वाला है उसका पता है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इज द किलर ऑफ द इनोसेंट पीपल। ठीक है, यहां पर एग्जैक्टली पता नहीं है कि जिसके हाथ में गन है वो कौन है, जिसके हाथ में गन है वो कौन है। सो इनोसेंट पीपल आर किल्ड इन गजा। एक तो ये है कि डूअर ऑफ एन एक्शन का पता नहीं है। मिसाल नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल हम जा रहे हैं कहीं पर और हमें चाय बनने की खुशबू आती है, तो हम क्या कहेंगे? द टी इज मेड। ओके, चाय बनती है मीन्स कोई चाय बना रहा है, हमें उसका पता नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? द हमें नहीं पता, हमें खुशबू आई, हमने सेंटेंस इस्तेमाल किया चाय बनाई जाती है। कौन बना रहा है? We do not have the doer of an action. We don't know about the doer of an action. हम काम के करने वाले के बारे में नहीं जानते। जब हम काम के करने वाले के बारे में नहीं जानते तो हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। एक तो पैसिव वॉइस का तरीका ये है। दूसरा, हम पैसिव वॉइस किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जब हम सब्जेक्ट को हाइड करना चाहें। हाइड मीन्स छुपाना। जब हम सब्जेक्ट को छुपाना चाहें, काम के करने वाले को छुपाना चाहें, जब हम उसका नाम ना बताना चाहें, तब हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर
खुफिया चीज़ है, हिडन है, छुपा हुआ है, सिर्फ आपको ही दिया जाता है, कैमरा के पीछे आपको दिया जाता है, कर्टेन के पीछे आपको प्राइज दिया जाता है और औरों को नहीं मिलता। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, वी वॉन्ट टू हाइड द सब्जेक्ट, देने वाले को, जो काम करने वाला है, सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एन एक्शन है, उसको छुपाने के लिए हमने पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया। यू आर गिवन प्राइज, आपको प्राइज दिया जाता है। किसने दिया, कौन देता है, काम के करने वाले का पता नहीं है। आइए देखते हैं कि नंबर 3 पर हम पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को तरजीह देते हैं, व्हेन वी प्रेफर द ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को तरजीह देते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड when we prefer the object, जब हम ऑब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं, तरजीह देते हैं। ओके, जब हम ऑब्जेक्ट को तरजीह देते हैं और उसको सब्जेक्ट की जगह लेकर आते हैं, तब भी हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे, उर्दू में सेंटेंस है, सेंटेंस है वो कुरान मजीद की तिलावत करता है, वो कुरान मजीद की तिलावत करता है। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर जो कुरान मजीद है वो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, यहाँ पर जो ग्लोरियस कुरान है ये ऑब्जेक्ट की जगह है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे, हम इसको तरजीह देंगे, हम इसको ऑब्जेक्ट से उठाएंगे, हम इसको सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे। क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है। ये रूल्स आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तो हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो कुरान मजीद की तिलावत करता है, तो कुरान मजीद की तिलावत उससे की जाती है, तो हम तरजीह दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को, प्रेफर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। हम क्या करें, तिलावत उससे की जाती है, कुरान मजीद की तिलावत उससे की जाती है। तो यहां पर हमने वो कुरान मजीद की तिलावत करता है, ऑब्जेक्ट की जगह कुरान मजीद को लिखा, और हमने जब पैसिव वॉइस बनाया तो कुरान मजीद को हमने इज्जत दी। हम वहां पर क्या लेकर आए, सब्जेक्ट की जगह कुरान मजीद लेकर आए। तो सेंटेंस क्या बना, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना। तो हम नंबर 3 जो है, इट इज यूज्ड व्हेन वी प्रेफर द ऑब्जेक्ट, इट इज यूज्ड व्हेन वी प्रेफर द ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं, तरजीह देते हैं, तो हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कैसे किया, द ग्लोरियस कुरान इज रिसाइटेड बाय हिम। ओके, चौथा, ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं कि नंबर 4 पर पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल किया जाता है। हम पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम पैसिव वॉइस तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी पर एम्फेसाइज करें, जोर भरें किसी चीज पर। अगर कोई ब्लेम लगा रहा है कि सामने टेबल के ऊपर 7 लैपटॉप्स पड़े थे, एक का रंग येलो था, दूसरे का कलर ब्लैक था, तीसरे का कलर ग्रीन था, चौथे का कलर सिल्वर था, और किसी और लैपटॉप का कलर रेड था। तो एक बंदा आता है और वो रेड लैपटॉप गिरा देता है और उसे टूट जाता है, और दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं, वो टेबल को शेक करते हैं, सारे लैपटॉप्स गिर जाते हैं और सारे टूट जाते हैं। तो जो मैनेजर आता है वो ब्लेम करता है सारे स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं, सिर्फ एक ही स्टूडेंट के ऊपर ब्लेम करता है कि आपने सब लैपटॉप तोड़े हैं। तो वो स्टूडेंट क्या करता है, वो कहता है कि सिर्फ रेड लैपटॉप मुझसे टूटा है, बाकी मैंने नहीं तोड़े, मुझे दूसरों का पता नहीं है। तो वो वहां पर वो क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है। हम चौथा नंबर कैसे इस्तेमाल करते हैं, we also use passive voice। हम इसीलिए भी पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं when we emphasize on the object, जब हम ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं। एम्फेसाइज मीन्स जोर भरते हैं, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर जोर भरते हैं
तब भी हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं दूसरों का पता नहीं है। ठीक है, द रेड लैपटॉप वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया कि पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके यूजेस क्या हैं, हम इसको कहां पर इस्तेमाल करते हैं, इसके इस्तेमाल करने के रीजंस क्या हैं, कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया डेफिनेशन के अंदर। आइए देखते हैं कि पैसिव वॉइस जो है वो सबसे पहले फर्स्ट टेंस से कैसे स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले हम जो फर्स्ट टेंस स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर, आज हम वो सीखेंगे। ये तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक है हमारा पैसिव वॉइस के टेंसेस के अंदर, आइए देखते हैं कि वो कौन सा है। वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पैसिव वॉइस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम पढ़ते हैं, हमने इसका एक्टिव वॉइस पढ़ लिया है, हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि इसको पैसिव वॉइस के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक्टिव वॉइस के अंदर इसके पैसिव वॉइस जो है वो दो तरह के हैं। इसके पैसिव वॉइस जो है वो दो टाइप्स के हैं, दो तरह के हैं। वो कौन से दो तरह हैं? एक है इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस, दूसरा है डायरेक्ट पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं कि इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस कौन सा है और डायरेक्ट पैसिव वॉइस कौन सा है। इससे पहले हम इनके हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले हम इनके हेल्पिंग वर्ब्स लिखेंगे। आइए देखते हैं कि इनके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? एक्टिव वॉइस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं सेंटेंसेस के अंदर, एक्टिव वॉइस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, वो हैं डू और डज। एक्टिव वॉइस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो क्या है? डू और डज। अच्छा, इसके पैसिव वॉइस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से हैं? पैसिव वॉइस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कौन से हैं? HV हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? इज, एम, आर। इज, एम, आर। इज, एम, आर इसके पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आइए देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो सिंटैक्स है वो कौन सा है। एक्टिव वॉइस का सिंटैक्स हम सीख चुके हैं। एक्टिव वॉइस का सिंटैक्स कौन सा है? एक्टिव का जो सिंटैक्स है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, प्लस हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? हम इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह बनाते हैं। पैसिव वॉइस हम इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद प्लस हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। इसके अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए जाएंगे? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर इस्तेमाल किए जाएंगे। अच्छा, इज, एम, आर जब इस्तेमाल करेंगे तो हम उसके बाद वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एक बात नोट करने की है, वो बात नोट करने की ये है कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है? थर्ड फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कभी भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम बाय इस्तेमाल करते हैं, प्लस केस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, व्हाट इज केस? केस यहाँ पर कोई मुकदमा नहीं है जो अदालत के अंदर लड़ा जाता है। यहाँ पर केस जो है वो है ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस है, हम इसका भी फ्रेम बनाते हैं कि केस ऑफ प्रोनाउन जो है वो ही जो है हिम में तब्दील होगा, शी जो है वो हर में तब्दील होगा, ही, शी, इट का इट ही रहेगा, ही, शी, इट। आई जो है वो मी में तब्दील होगा, आई जो है वो मी में तब्दील होगा। यू सेम ही रहेगा, यू। और दे जो है हम तब्दील करेंगे देम में। इनको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन के अंदर ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो इनका इस्तेमाल होगा, इनको माइंड में रखना है आपने।
इनको माइंड में रखना है। अगर ये आपके याद है तो आपका पैसिव वॉइस इजीली बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, आइए देखते हैं कैसे बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो एक कहानी लिखता है। वो एक कहानी लिखता है। सेंटेंस क्या है, वो एक कहानी लिखता है। हम एक्टिव वॉइस को पहले फॉलो करेंगे। ही राइट्स अ स्टोरी। ही राइट्स अ स्टोरी। वो एक कहानी लिखता है। हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील करेंगे, वो एक कहानी लिखता है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील करेंगे, बहुत ही आसान है। हमारे पास ऑलरेडी पैसिव वॉइस का फार्मूला लिखा हुआ है, सिंटैक्स लिखा हुआ है। जैसे वो एक कहानी लिखता है, तो इसका जो पैसिव वॉइस का पैटर्न है, मेथड है, वो लिखा हुआ है। हम उर्दू में लिखेंगे, एक कहानी उससे लिखी जाती है। एक कहानी उससे लिखी जाती है। एक कहानी उससे लिखी जाती है। तो सेंटेंस क्या होगा, अ स्टोरी इज रिटन। अ स्टोरी इज रिटन बाय। जब ही सब्जेक्ट है, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, तो हम हिम इस्तेमाल करेंगे। अ स्टोरी इज रिटन बाय हिम। एक कहानी उससे लिखी जाती है। सेंटेंस नंबर 1, एक कहानी उससे लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस नंबर दूसरा है, दिस इज सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2 है, हम कार चलाते हैं। हम कार चलाते हैं। तो सेंटेंस कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वी ड्राइव अ कार। वी ड्राइव अ कार। हम कार चलाते हैं। कार हमसे चलाई जाती है। पैसिव वॉइस, कार हमसे चलाई जाती है। कार हमसे चलाई जाती है। तो हम इसको पैसिव वॉइस के अंदर कैसे ट्रांसलेट करेंगे, रूल के मुताबिक, सिंटैक्स के मुताबिक, स्ट्रक्चर के मुताबिक। आइए देखते हैं कैसे। कार उससे, कार हमसे चलाई जाती है। अ कार इज ड्राइविंग। अ कार इज ड्राइविंग बाय वी। अस होगा, यहां पर अस होगा। ओके, अ कार इज ड्राइविंग बाय अस। एक कार हमसे चलाई जाती है। अ कार इज ड्राइविंग बाय द स्टूडेंट्स। ये जो हमने पैटर्न सीखा है, इस पैटर्न को इनडायरेक्ट पैसिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट पैसिव। ये इनडायरेक्ट पैसिव का पैटर्न है। इनडायरेक्ट पैसिव का पैटर्न है। इनडायरेक्ट पैसिव के पैटर्न के अंदर हमें काम के करने वाले का पता केस ऑफ प्रोनाउन पर खत्म होता है। और जब हम इसका डायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें काम के करने वाले का कोई पता नहीं होता, इसीलिए वो केस ऑफ प्रोनाउन के ऊपर खत्म नहीं होता। आइए देखते हैं कि इनडायरेक्ट पैसिव से डायरेक्ट पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हम पैसिव वॉइस का टॉपिक सीख रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट पैसिव। डायरेक्ट पैसिव कैसे है, डायरेक्ट पैसिव हम लिखेंगे यहां पर डायरेक्ट पैसिव। डायरेक्ट पैसिव, हम डायरेक्ट पैसिव कैसे बनाते हैं, एक इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस था, अब हमारा डायरेक्ट पैसिव है। डायरेक्ट पैसिव बनाने के लिए हम सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। सिंटैक्स इज द सिंटैक्स ऑफ डायरेक्ट पैसिव। आइए देखते हैं कि क्या है। हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। बाय और केस जो है वो इरेज हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने लगाया तो वो इनडायरेक्ट पैसिव हो जाएगा, डायरेक्ट पैसिव नहीं होगा। आइए देखते हैं कि डायरेक्ट पैसिव कैसे बनाया जाता है। हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चाय बनाई जाती है। चाय बनाई जाती है। The tea is made. The tea is made. यहां पर the tea क्या है, ऑब्जेक्ट है, is क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, made क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इनडायरेक्ट पैसिव नहीं है, ये डायरेक्ट पैसिव है। ओके, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। पीपल आर फूल्ड।
पीपल आर फूल्ड, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। फूल जो है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। फूल एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। पीपल आर फूल्ड, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। ओके, उसे धोखा दिया जाता है, उसे धोखा दिया जाता है। ही इज डिसीव्ड, ही इज डिसीव्ड, उसे धोखा दिया जाता है। कौन धोखा देता है? हमें धोखा देने वाले का पता नहीं है, इसीलिए हमने डायरेक्ट पैसिव इस्तेमाल किया है। लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, पीपल आर फूल्ड। कौन बना रहा है? हमें नहीं पता। चाय बनाई जाती है, द टी इज मेड। कौन बनाता है? हमें नहीं पता। इसी तरीके से अवाम को लूटा जाता है, अवाम को लूटा जाता है, तो हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? द नेशन इज रॉब्ड, द नेशन इज रॉब्ड, द नेशन इज लूटेड, द नेशन इज प्लंडर्ड। कोई सा भी वर्ड इस्तेमाल कर लें, सेंटेंस का सेंस मीनिंग एक ही रहेगी। ओके, अवाम को लूटा जाता है, द नेशन इज रॉब्ड, नेशन इज लूटेड, नेशन इज प्लंडर्ड। तीनों का मतलब एक ही है, लूट मार करना, लूटना। अवाम को लूटा जाता है, द नेशन इज रॉब्ड। ओके, तो हमने जो पैसिव वॉइस था, हमने पैसिव वॉइस का फॉर्मल पैटर्न, पैसिव वॉइस का जो पैसिव वॉइस था, हमने इसका इनडायरेक्ट पैसिव और डायरेक्ट पैसिव पढ़ लिया है। आइए देखते हैं कि इनके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लुक एट द बोर्ड। नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट पैसिव। इनडायरेक्ट पैसिव के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं? आइए देखते हैं कि हम इसके पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। हम पैसिव वॉइस के अंदर सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे। सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो है एक्ट वाइज। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा? इसका पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है। हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्लस नॉट इस्तेमाल करेंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे प्लस बाय इस्तेमाल करेंगे और प्लस केस इस्तेमाल करेंगे। केस ये जो लिखे हुए हैं, द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन, प्रोनाउन की जो केस है वो इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर वो किताब नहीं लिखते, वो किताब नहीं लिखते, तो सेंटेंस क्या होगा? नहीं लिखते। हम इसका एक्टिव वॉइस तो हमने लिख लिया है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? किताब उनसे नहीं लिखी जाती, किताब उनसे नहीं लिखी जाती। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम सिंटैक्स के मुताबिक इसको ट्रांसलेट करेंगे। नहीं लिखी जाती, अ बुक इज नॉट रिटन बाय देम। ओके, a car is not driven by them, a car is not driven by them, उनसे एक कार नहीं चलाई जाती। कि कहानी उससे नहीं सुनाई जाती, कहानी उससे नहीं सुनाई जाती। तो हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? a story is not told by him, कहानी उससे नहीं सुनाई जाती। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये जो था नेगेटिव सेंटेंस ऑफ इनडायरेक्ट पैसिव, इनडायरेक्ट पैसिव का नेगेटिव सेंटेंस था। आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोगेटिव ऑफ इनडायरेक्ट पैसिव। इनडायरेक्ट पैसिव का इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, जो कि हम अभी बनाने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है? हम सिंटैक्स को फॉलो करेंगे।
सिंटेक्स के अंदर हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, एंड में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या वो जहाज उड़ाते हैं? क्या वो जहाज उड़ाते हैं? तो सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? डू दे फ्लाई एन एरोप्लेन? क्या वो एक जहाज उड़ाते हैं? डू दे फ्लाई एन एरोप्लेन, ये तो है एक्टिवाइज। आइए देखते हैं कि इसका पैसिवाइज कैसे बनाया जाता है। पैसिवाइज का सिंटेक्स क्या है? पैसिवाइज का सिंटेक्स बहुत ही इजी है। First of all, question mark is necessary. If you don't put question mark, your sentence will be incorrect. आइए देखते हैं कि इस टाइप के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। क्या वो जहाज उड़ाते हैं? क्या जहाज से उड़ाया जाता है? Is an aeroplane flown by them? ओके, हमसे लिखी जाती है इज द स्टोरी है हैं, और द एप्पल्स ईटन बाय देम, और द एप्पल्स ईटन बाय देम। क्या एप्पल उनसे खाए जाते हैं? क्या सेब उनसे खाए जाते हैं? और द एप्पल्स ईटन बाय देम, ये तो था इंट्रोगेटिव ऑफ इनडायरेक्ट पैसिव। आइए देखते हैं कि इनडायरेक्ट पैसिव का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव ऑफ इनडायरेक्ट पैसिव। ऑफ इनडायरेक्ट पैसिव। इनडायरेक्ट पैसिव का हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाते हैं? ये बहुत ही इजी है, आसान है। दैट्स व्हाई इट्स इजी टू मेक। बनाने में भी बहुत आसान है, ठीक है। एक्टिवाइज इसका कैसे होगा? आइए देखते हैं कि इसका एक्टिवाइज कैसे होगा। हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। नॉट इस्तेमाल करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये तो है एक्टिवाइज। आइए देखते हैं कि इसका पैसिवाइज कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। पैसिवाइज के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नॉट इस्तेमाल करेंगे। और द एप्पल्स नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेनू की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस केस, लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क। ओके, ये इसका पैसिवाइज का क्या है? सिंटेक्स है। आइए देखते हैं कि एक्टिवाइज का सिंटेक्स। उसे सबक नहीं पढ़ाते? क्या हम उसे सबक नहीं पढ़ाते हैं? डू वी नॉट, डू वी नॉट टीच हिम अ लेसन? डू वी नॉट टीच हिम अ लेसन? क्या हम उसे सबक नहीं पढ़ाते हैं? डू वी नॉट टीच हिम अ लेसन? क्या हमसे उसे सबक पढ़ाया जाता? क्या हमसे उसे सबक नहीं पढ़ाया जाता? इट्स वेरी इजी हाउ टू मेक इट्स पैसिवाइज। क्या हमसे उसे सबक नहीं पढ़ाया जाता? इज द लेसन, द लेसन इज द लेसन नॉट taught? Is the lesson not taught to him? Is the lesson not taught to him by us? Is the lesson not taught to him by us? You know, this sentence is somehow typical sentence, लेकिन easy है। typical sentence तो है लेकिन easy है। Okay, sentence है, क्या शागिर्दों से मसला हल नहीं करवाया जाता? क्या शागिर्दों से मसला हल नहीं करवाया जाता? तो इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मसला हल नहीं करवाया जाता।
सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है, इजी है, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के अंदर कंप्लीट किया है। ओके, हमने इसके पॉजिटिव मेथड पढ़े थे, हमने इसके नेगेटिव मेथड पढ़े, हमने इसके इंट्रोगेटिव मेथड पढ़े और हमने इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मेथड पढ़े। किसके? इनडायरेक्ट। हम इसके डायरेक्ट पैसिव वॉइस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मेथड्स पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लुक एट द बोर्ड। सो द स्टूडेंट्स, हम जो सीख रहे थे वो थे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हमने इनडायरेक्ट पैसिव जो है वो सीख लिया था। आइए देखते हैं कि इसका डायरेक्ट पैसिव कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड। डायरेक्ट पैसिव का हमने, आइए देखते हैं कि हम इसका नेगेटिव मेथड कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेगेटिव मेथड ऑफ द डायरेक्ट पैसिव वॉइस। डायरेक्ट पैसिव वॉइस के अंदर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव मेथड है, इस नेगेटिव मेथड के अंदर हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? हम सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। सिंटैक्स के अंदर हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। द डूअर ऑफ एन एक्शन डायरेक्ट मेथड के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। डायरेक्ट पैसिव वॉइस के अंदर डूअर ऑफ एन एक्शन हिडन होता है, अननोन होता है, उसके बारे में हम नहीं जानते। इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से हैं? हमारे इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज एम आर। दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इसके सेंटेंसेस बनाना बहुत ही इजी है। इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस से डायरेक्ट पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाना आसान है। कैसे आसान है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लुक एट द बोर्ड दैट हाउ टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ द डायरेक्ट पैसिव वॉइस। नेगेटिव मेथड के अंदर हम सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे, नॉट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। सो लेट्स, जहाज अगवा नहीं किया जाता, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसकी कैसे होगी? उससे नहीं बताया जाता, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? ही इज नॉट टोल्ड। कहानी नहीं लिखी जाती, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? स्टोरी इज नॉट written। उन्हें दावत नहीं दी जाती, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? they are not invited। 1 2 3 4। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो डायरेक्ट पैसिव है, इसका नेगेटिव मेथड कैसे बनाया जाता है? नेगेटिव मेथड बनाने के लिए हम सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर नॉट इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? नंबर 1, जहाज अगवा नहीं किया जाता, एन एरोप्लेन इज नॉट हाईजैक्ड। उसे नहीं बताया जाता, ही इज नॉट टोल्ड। कहानी नहीं लिखी जाती, a story is not written। Number 4,
उन्हें दावत नहीं दी जाती, they are not invited. So the students, this is the pattern of the negative sentences of the direct passive. आइए देखते हैं कि इसके interrogative sentences कैसे बनाए जाते हैं. So let's switch over to the interrogative sentences. हमारा जो next method है वो है interrogative sentences. आइए देखते हैं कि इसके interrogative sentences कैसे बनाए जाते हैं. Let's look at the board. Interrogative sentences. हम indirect passive voice के interrogative sentences कैसे बनाते हैं? हम syntax को फॉलो करते हैं. किसको फॉलो करते हैं? syntax को फॉलो करते हैं. syntax को फॉलो करते हुए हम इसके sentences बनाएंगे. तो syntax के अंदर हम सबसे पहले helping verb इस्तेमाल करेंगे. helping verb हमारे लिखे हुए हैं is, am, are इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क. आखिर में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे. मिसाल के तौर पर सेंटेंस है, क्या उन्हें शिकस्त दी जाती है? क्या उन्हें शिकस्त दी जाती है? क्या उन्हें शिकस्त दी जाती है? इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? हम सेंटेक्स को फॉलो करेंगे. कैसे? क्या उन्हें शिकस्त दी जाती है? सेंटेंस कैसे बनेगा? आर दे वर्ब की थर्ड फॉर्म डिफीटेड. आर दे डिफीटेड? क्या उन्हें शिकस्त दी जाती है? सेंटेंस नंबर 1. सेंटेंस नंबर 2 क्या है? सेंटेंस नंबर 1. सेंटेंस नंबर 2, है तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? सेंटेंस नंबर 2, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? क्या नई किताबें लिखी जाती हैं? और द न्यू बुक्स रिटन? क्या नई किताबें लिखी जाती हैं? सेंटेंस नंबर 3 क्या शागिर्दों को नया निसाब पढ़ाया जाता है? और द स्टूडेंट्स टॉट न्यू लेसन? और द स्टूडेंट सच बताया जाता है? क्या उसे सच बताया जाता है? इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इज ही टोल्ड? सेंटेंस नंबर 4, इज ही told the truth? Is he told the truth? So the students, this is the interrogative method of the direct passive voice of present. ये interrogative method है direct passive voice के present definite tense का. आइए देखते हैं कि इसका interrogative और negative collectively कैसे बनाया जाता है. So let's switch over to the interrogative and negative collective. So the students, हमारा जो topic है उसका जो interrogative और negative है वो कैसे बनाया जाता है. आइए देखते हैं कि इसका interrogative और negative कैसे बनाया जाता है. Let's look at the board. Interrogative and negative. इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाया जाता है? हम सबसे पहले सिंटैक्स को फॉलो करेंगे कि सिंटैक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है. सिंटैक्स को फॉलो करेंगे कि सिंटैक्स क्या कहता है. हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे. ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. हेल्पिंग वर्ब्स हमारे ऑलरेडी लिखे हुए हैं इज, एम, आर. हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल करेंगे. सेंटेंस नंबर सेंटेंस नंबर 1 है, क्या हमें नई कहानी नहीं बताई जाती? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आइए देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं. क्या हमें नई कहानी नहीं बताई जाती? न्यू स्टोरी. क्या हमें नई कहानी नहीं बताई जाती? दिस इज सेंटेंस नंबर 1. ये सेंटेंस नंबर 1 है. आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाता है. सेंटेंस नंबर 2 है, क्या उसे सबक नहीं पढ़ाया जाता?
क्या उसे सबक नहीं पढ़ाया जाता? तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? लेट्स सी हाउ टू मेक इट्स ट्रांसलेशन. सेंटेंस नंबर 3. क्या उन्हें नई कार नहीं दी जाती? क्या उन्हें नई कार नहीं दी जाती? इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? आर दे नॉट? सेंटेंस नंबर 3. क्वेश्चन मार्क. सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट पैसिवाइज है उसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस है वो कैसे बनाया जाता है? हम सिंटैक्स को फॉलो करते हैं. सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं. हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं जो कि इज एम आर है, उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले जो हमने पहला सेंटेंस बनाया है वो है क्या हमें नई कहानी नहीं बताई जाती? आर वी नॉट टोल्ड अ न्यू स्टोरी? सेंटेंस नंबर 2 है क्या उसे सबक नहीं पढ़ाया जाता? इज ही नॉट टॉट अ लेसन? सेंटेंस नंबर 3 है क्या उन्हें नई कार नहीं दी जाती? आर दे नॉट गिवन अ न्यू कार? सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिवाइज. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिवाइज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिवाइज. इसका एक था डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड. कौन सा था? इनडायरेक्ट मेथड. इसका एक था इनडायरेक्ट मेथड ऑफ द पैसिवाइज, वो हमने कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद हमने डायरेक्ट मेथड ऑफ पैसिवाइज पढ़ा है जो कि हमने अभी कंप्लीट कर लिया है. If you have any kind of a query, question regarding this topic, you can ask in the comment box. See you after a short break in the next lecture. Take care.